पर विराजमान सभी श्रद्धेय संत महापुरुष, समाज का नेतृत्व करने वाले, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवाओं से इस देश को अनुग्रहित किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दायित्व राष्ट्र के प्रति जो अपना कर्तव्य बनता है, उसको जिन्होंने प्रामाणिकता से निभाया है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के महानुभाव और देश के लिए जिनके दिलों में बहुत कुछ करने का जुनून है, ऐसे युवक, श्रद्धामयी माताएं, सबसे पहले मैं युवाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे जवान देश भारत है। आंकड़ों के हिसाब से करीब 60% से अधिक युवा है इस देश में। आबादी में चीन हमसे अधिक है, लेकिन क्योंकि वहां आप ज्यादा संतानें पैदा नहीं कर सकते और यदि कोई अधिक बच्चे पैदा करता है तो उसको कानून के द्वारा दंडित किया जाता है, इसलिए वहां पर यंग जनरेशन बहुत कम है और वहां पर विकास के खुले अवसर नहीं है। इसलिए बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से जो एक खुला वातावरण मिलना चाहिए बच्चों को, जवानों को, वो चीन में न मिलने के कारण से वो बौद्धिक सामर्थ्य भी चीन के बच्चों का, जवानों का उतना विकसित नहीं हो पाया। दुनिया का सबसे जवान ही देश नहीं भारत, दुनिया का सबसे चरित्रवान महान देश है, लेकिन दुर्भाग्य से देश के बारे में ठीक से बोध न होने के कारण से करोड़ों लोगों के भीतर एक आत्मग्लानि का भाव है। आज गांव का बच्चा पढ़ लिख करके शहर में आना चाहता है, शहर का बच्चा, छोटे शहरों का बच्चा बड़े महानगरों में जाना चाहता है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और इन महानगरों का बच्चा पढ़ करके, या जिसके पास विशेष योग्यता है, वो विदेश में जाना चाहता है। गांव से पलायन हो रहा है शहरों की ओर, शहरों की ओर से पलायन हो रहा है महानगरों की ओर, और महानगरों से पलायन हो रहा है देश की प्रतिभा का विदेश में। और जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते। अमेरिका की आज करीब 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी में भारतीय मात्र 25 लाख हैं, बच्चों से लेकर के जवान और बुजुर्ग सब आगे, उसमें सब प्रोफेशनल्स। उन 25 लाख लोगों ने पूरे अमेरिका में धाक जमाई हुई है। पर कैपिटा इनकम में पहले वहां जूइस लोग नंबर 1 हुआ करते थे, आज पर कैपिटा इनकम में भारतीय एनआरआई, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो नंबर 1 है, मात्र 25 लाख। माने भारत के 25 लाख लोग 25 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन के ऊपर हावी हैं, प्रभावी हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं इकोनॉमिक दृष्टि से। पॉलिटिकली नहीं, अभी पॉलिटिकली तो डोमिनेट अभी भी जूइस लोग ही कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है अमेरिका, और अमेरिका को डोमिनेट करते हैं जूइस लोग, और जूइस में भी जो इजरायली लोग हैं। ये होता है स्वाभिमान। इजरायली लोगों को जब पूरी दुनिया से खदेड़ दिया गया, को रहने के लिए जगह न मिली, तब उनको एक छोटी सी जगह दी गई और
हिटलर के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। आप सोचिए, जिन लोगों के लिए चारों ओर से दुश्मनी दुश्मनी, और वो लोग एक जज्बे के साथ आगे बढ़े जिनकी कोई भाषा का बोध नहीं था। अब हिब्रू भाषा उन्होंने शब्दों को कलेक्ट करके वाक्य बनाए और वाक्यों से अपनी भाषा बनाई। थोड़े से लोग होने के बावजूद पुरुषार्थ किया। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पुरुषार्थ, मेहनत, पराक्रम, शौर्य, स्वाभिमान। कभी न थकने वाले लोग, कभी न झुकने वाले लोग। चरी वैती उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। इजरायली लोग कितने, जूस लोग कितने। अमेरिका पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है और अमेरिका को डोमिनेट जूस लोग करते हैं। आज भारत इतना ताकतवर मुल्क होने के बाद भी वर्ल्ड को डोमिनेट करना तो बहुत दूर की बात रही। वो दुनिया की तथाकथित महाशक्तियों के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है, जबकि भारत का सामर्थ्य कम नहीं है। आज एजुकेशन की दृष्टि से वर्ल्ड को डोमिनेट कौन कर रहा है? अमेरिका। दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें से एक भी भारत की नहीं है। 200 वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, उनमें से एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से वर्ल्ड को कौन डोमिनेट कर रहा है? जिस भारत ने पूरी दुनिया को एजुकेशन सिस्टम दिया, मैं दोनों बातें साथ साथ कह रहा हूं, और हमें क्या करना है वो भी आपसे आह्वान कर रहा हूं। जिस भारत ने पूरी दुनिया को एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ सिस्टम दिया, जुडिशरी सिस्टम दिया, पॉलिटिकल सिस्टम दिया, सोशल फैमिली सिस्टम दिया, जिस पूरी दुनिया को भारत ने शून्य से लेकर के ज्ञान और विज्ञान का अभ्युदय निश्रेयस का एक आदर्श दिया, भौतिक समृद्धि का उत्कर्ष और आध्यात्मिक उन्नति की भी पराकाष्ठा, जिस भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई राह, वो राह भूला हुआ सा नजर आता है। एजुकेशन की दृष्टि से भारत वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर रहा है, अमेरिका डोमिनेट कर रहा है। हेल्थ की दृष्टि से वही डोमिनेट कर रहा है। आज भारत के किसी बच्चे का यदि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो इतना खुश होता है, उसके माँ बाप कर्ज लेकर के भी, जमीन बेच करके भी उस बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ करके आए। पहले हिंदुस्तान के गुरुकुलों से पढ़े हुए विद्यार्थी, गुरुकुलों से पढ़े हुए स्नातक, ग्रेजुएट, गुरुकुलों से पढ़े हुए विद्वान, चाहे उसमें इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, सोशलिस्ट हो, माने जो गुरुकुलों से पढ़े हुए लोग होते थे वो पूरी दुनिया को चलाते थे। आज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और तमाम जो टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं पूरी वर्ल्ड की, उनके पढ़े हुए लोग दुनिया को चला रहे हैं। मैं वापस आता हूं कि वर्ल्ड की एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, अब WHO में माना कि भारत के भी बहुत से वैज्ञानिक हैं वहां, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? आधिपत्य किसका है? पूरी विश्व की व्यवस्था को नियंत्रित कौन कर रहा है? अमेरिका। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को 1944 के बाद वर्ल्ड बैंक और IMF बना करके, और उसके बाद में पूरे आर्थिक साम्राज्य के ऊपर एकाधिकार कायम करने के लिए WTO, धीरे धीरे करके पिछले 70 सालों में, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, और जो अभी जवान है उनको तो करीब 50 साल अभी जीना है, जब मात्र पिछले 70 सालों में अमेरिका की 70 साल पहले कोई हैसियत नहीं थी, 500 साल पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी, और जब पहचान हुई भी तो कोलंबस कोई अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था, भारत को ढूंढने निकला था। पहचान हुई तो करीब 10 करोड़ मूल अमेरिकन मार दिए गए। आज भी अमेरिका में जो मूल अमेरिकन, जिनको रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था, जो आदमी वहां पर मिले जो है उनको रेड इंडियन कह दिया था, उनको रेड इंडियन ही कहते हैं। आज भी 1 से 2% वो लोग हैं। 500 साल पहले अमेरिका की कोई हैसियत नहीं थी, और जो है 200 साल पहले तक उसकी हालात बहुत खराब थी। मात्र पिछले 100 सालों में, और उनमें भी पिछले 70 सालों में अमेरिका यहां पहुंच गया। हम भारत की आजादी का जो काल है
ये 67 से 70 साल पहले का जो काल है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेंज का काल था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थितियां बनी, आप पूरी दुनिया को देख लीजिए। हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंक दिए गए थे, जापान ध्वस्त हो चुका था। चीन के अंदर भी जो तानाशाही चल रही थी, राजशाही चल रही थी, उसके बाद दूसरी तानाशाही अलग बात है कि आ गई, जो है कि हम आम आदमी को यहां पर राजा बनाएंगे। आज उनकी हालत, वो भी जो अपने आप को सबसे बड़ा सोशलिस्ट कहते थे, वो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट बन गए हैं, वो एक अलग अलग प्रश्न है। लेकिन 70 साल पहले चीन की भी हालत बहुत खराब थी, रूस की हालत खराब थी, वो खड़ा हुआ। अलग अलग देशों में 70 साल पहले पूरी दुनिया में भयंकर युद्ध, लड़ाइयां, और उसके बाद में सब देशों ने अपने अपने ढंग से खड़ा होना शुरू किया। और उसमें ब्रिटेन की हालत सबसे खराब हुई। वैसे 17वीं शताब्दी तक भी ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी। हम लोग 100 साल पहले का नहीं देख पाते, 200 साल पहले का नहीं देख पाते। तो अपने जवानों को ये देखने की जरूरत है, अपने अतीत को देखें, अपने वर्तमान को, और एक स्वर्णिम भविष्य अपना बनाने के लिए हमारे भीतर एक ऊंचा संकल्प हो। तो जरा मैं थोड़ा सा ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 1,96,08,13,114 वर्षों पुराने अपनी संस्कृति की बात करते हैं, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हम 200 साल पहले का देख नहीं पाते। 200 साल पहले तक भारत विश्व की महाशक्ति रहा है। अब जरा थोड़ा उसको दूसरे शब्दों में कहता हूं। 50 साल पहले तक, जब तक गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरबिया में, ईरान में, इराक में, और तमाम ये जो रोम, मिस्र हैं, यमन प्रांत हैं पूरे, इनमें जब तक तेल नहीं मिला था, 50 साल पहले तक उनकी हालत खराब थी। 60-70 के दशक में उन लोगों ने जब तेल की खोज शुरू की, आज जहां रेगिस्तान थे वहां बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी हैं। माने 70 साल पहले पूरा सऊदी अरबिया और पूरे गल्फ कंट्रीज में धूल उड़ा करती थी, वहां लोग भूखों मरा करते थे, कबीले एक दूसरे के साथ में लड़ा करते थे, और बहुत बेकार हालात में पूरे गल्फ कंट्रीज थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई थी। 70 से ज्यादा देशों में जिसका साम्राज्य था, धीरे धीरे करके सारे देशों के ऊपर से उनका नियंत्रण खत्म हो गया। आज हालात यह है कि 70 वर्ष के बाद आज ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता था, वो अपने आप में ही लड़ रहा है। आज चाहे वो आयरलैंड है, चाहे वो स्कॉटलैंड है, तीनों देश अलग होने के लिए मांग कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद में तीनों देश अलग भी हो जाएं। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों अलग अलग हो जाएंगे। बहुत भयंकर झगड़े हैं। मैं कह रहा हूं 70 साल पहले 70 से ज्यादा देशों में ब्रिटेन का साम्राज्य आज अपने आप में टूट रहा है। जिस अमेरिका में मूल अमेरिकन को खत्म कर दिया गया, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। ये पिछले 70 सालों की कहानी है। आज यदि हम साहस करके हिंदुस्तान को बदलने का संकल्प लें, तो आने वाले 25-50 वर्षों में भारत ही विश्व का सिरमौर होगा, इसमें कोई शंका नहीं। एक दिन में कोई देश बनता नहीं है, लेकिन एक दिन में उसके बनने की शुरुआत हो सकती है। मैं लगभग पूरी दुनिया घूमा हूं। अमेरिका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में हिंदुस्तान में कम से कम 25 से 50 साल लग जाएंगे। वहां जब 8-8 लाइन की सड़कें देखते हैं, जहां गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, पूरी स्वच्छता देखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन देखते हैं, और छोटे गांव से लेकर के और बड़े शहरों को एक व्यवस्थित रूप से बसा हुआ देखते हैं। मजाल कोई जरा सी भी चीज इधर से उधर हो जाए। और हमारे यहां पूरा हिंदुस्तान में घुमा हूं, 2-4 शहर कोई ठीक प्लानिंग से बसे हुए होंगे। 2-4 शहर पूरे हिंदुस्तान में, कोई गली का ठिकाना नहीं, सड़क का ठिकाना नहीं, मकानों के नक्शे का ठिकाना नहीं। सब अथॉरिटी हमारे यहां पर बनी हुई है। हमारे यहां पर गांव में कैसे निर्माण होगा इसकी परंपराएं हैं, शहर कैसे विकसित होंगे इसके लिए अथॉरिटीज बनी हुई हैं। लेकिन 99%
जो अथॉरिटियां बनी हुई हैं उनको नाम दिया गया है विकास प्राधिकरण, अलग अलग नाम दे दिया जाता है हर जगह, लेकिन ये विकास प्राधिकरण कम, ये विनाश प्राधिकरण ज्यादा है। आपको कहीं पर आपको 2 मंजिला बनाने की अनुमति है, 3 मंजिला बनाना, आप पैसे तो बन जाएगा ना। आपको जिधर खिड़की नहीं खोलनी उधर खिड़की खोलनी है, पैसे तो हो जाएगा ना। तो लगता है यहां सारे कानून इसलिए बनाए गए हैं कि उससे जो सत्ता में लोग हैं वो पैसा बना सके। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सामान्य बात है। मैंने ब्रिटेन में देखा, वहां 100 साल पहले की बनी हुई सड़कें फर्स्ट क्लास काम कर रही है। 100 साल पहले के बने हुए फुटपाथ सही से काम कर रहे हैं। 100, 150, 200 साल पहले की बनी हुई बिल्डिंगें ऐसा लगता है जैसे कल की बनी हुई हो। और हमारे यहां सरकारी बिल्डिंग बनने से पहले कई बार तो पुल का उद्घाटन होने से पहले पुल टूट जाता है। वहां एक भी अपवाद नहीं मिलेगा, एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। और हमारे यहां एक भी ऐसा पुल नहीं मिलेगा जो 100% ईमानदारी के साथ में, जिसमें सीमेंट लगी हुई हो, लोहा लगा हुआ हो, जिस माप हमारे यहां पैरामीटर बने हुए पूरे कि सड़क बनानी है तो आपको इतना पहले उसके अंदर मिट्टी डालनी पड़ेगी, इसके अंदर पत्थर डालना पड़ेगा, उस पत्थर के ऊपर इतना इंच आपको बजरी डालनी पड़ेगी, इतना इंच उस पर तारकोल वाला डालना पड़ेगा, सीमेंट वाली है तो इतनी सीमेंट वाली डालनी पड़ेगी। अब उसमें क्या होता है, जहां से खोदते हैं वहां से 2 फीट, जहां से नहीं खुदाई होती वहां 1 फीट, मानी जहां से चेक किया वहां 2 फीट बना दी और सैंपल भर दिया। और जहां से नहीं चेक हुआ वहां 1 फीट की है सड़क। 1 फीट जहां सड़क को मापा गया वहां क्या सब मजाक बना रखा। सारी हालत, ये खाली रोड की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्डिंग की, उसमें सीमेंट लगाना चाहिए 1.4 का, लग रहा है 1.6 का, 1.8 का। मैंने पुल देखा बिहार से लेकर के, और मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कहीं एक जगह की नहीं बात करता। पुल बना कितने साल पहले, 25 साल पहले, लागत लगी कितने की, बोलो बाबा जी इतने 100 करोड़, इतने 500 करोड़, 1000 करोड़। और अब वो मैं उस पुल पर चल रहा हूं तो पुल सब जगह से भुर्र भुर्र। किसकी जिम्मेदारी है, किसका पैसा लगा उसमें? आपका पैसा लगा है। माने आज जब अपने देश को हम देखते हैं तो कष्ट तो बहुत होता है, इसमें दिक्कत तो बहुत है, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं दिखती है, इसको ठीक करना पड़ेगा। माने अपने यहां पर हम हर चीज को देखते हैं तो लगता है सब जगह सुधार की आवश्यकता है। रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में खर्चा पूरा होता है। एक बच्चे के ऊपर मैंने पूछा औसतन खर्चा कितना आता है, 700 से 1000 रुपए एक बच्चे के ऊपर। प्राइवेट स्कूल में 700 से 1000 रुपए लेकर के खूब बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले पढ़ा करके राजी नहीं। बिल्डिंग है तो अध्यापक नहीं, अध्यापक है तो बिल्डिंग नहीं, और बिल्डिंग और अध्यापक है तो किताब नहीं, और बिल्डिंग भी अध्यापक भी है, किताब है तो बच्चे नहीं। ये हमारे स्कूलों का हाल है। कहीं हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं, वहां मरीज हैं, मरीज हैं तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो बहुत सी जगह मरीज ही नहीं जाते, डॉक्टर है तो सुई नहीं, सुई है तो दवाई नहीं, क्या करें, बहुत बुरी हालत। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आदमी जाने से डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि एचआई वाले का इंजेक्शन लगाकर मेरे को ना लगा दिया जाए, इतना डर लगता है लोगों को। क्यों इतना अविश्वास है? बोले बाबा जी इतनी खराब हालात ही सुधरेगा कैसे देश? जिसका जहां दाव लगता है वहीं पर लूटने में लगे देश। अब कह दिया जाता है कानून अपना काम करेगा, कानून सबके लिए बराबर है। हिंदुस्तान में आपको हर एक नेता स्टेटमेंट देता हुआ सुनाई देगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो कानून में लिखा है वो कहीं पर भी नहीं होता है। जो हो रहा है वो कानून और संविधान में कहीं लिखा नहीं है।
और जो कानून संविधान में लिखा वो कहीं हो नहीं रहा। बहुत खराब हालत। आपके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाना है, हत्या का आरोप लगाना, अपहरण का आरोप लगाना, ठीक है, थाने में जाकर के आप ताकतवर एफआईआर लिखवा दो, बाद में देखी जाएगी। बोले बाद में इंक्वायरी होती रहेगी। विदेशों में एक भी मामला यदि ऐसा हो जाए तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, और यहां गरीब की तो एफआईआर होती ही नहीं। आप गरीब की बेटी के साथ रेप हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी की हत्या हो गई है, आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी। और यदि आपने सरकारों से पंगा मोल ले लिया तो एफआईआर के अलावा कुछ होता ही नहीं है, रोज एफआईआर ही होगी आपकी। और इसलिए लोगों का कहते हैं सिस्टम से भरोसा उठ गया है। अब ऐसे परिस्थितियों में देश कैसे आगे बढ़ेगा? कहते बाबा जी इतनी जब सारी चीजों को देखते हैं तो लगता है निराशा सी हो जाती है। मैंने कहा भैया अब इसी में से देश को उठाना है। ये तो मैंने बात की भारत की दुनिया में चल रहे सिस्टम के साथ एक उसका कंपैरेटिव स्टडी, उसकी तुलनात्मक उसका एक दृष्टिकोण रखा। अफ्रीका में मैं गया, मुझे लगता उससे हम 50 साल आगे, तंजानिया, केनिया, युगांडा, इनसे 50 साल आगे। वहां तो हालात ये रहती है, जो चुनाव जिस दिन होता है उस रात को लोग घरों, पुलिस और आर्मी वो घरों में घुस जाते हैं, और जिसको जितना उठा सकता है, कोई फ्रिज उठा के लेके जा रहा है, कोई बिस्तर उठा के लेकर के जा रहा है, कोई अनाज उठा के लेकर के जा रहा है, जिसके जो मर्जी आया उठा के लेके जा रहा है। यह हालात होती थी। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उनसे हम लोग ठीक है। हमारी फौजें उसमें अफसर्स के स्तर पर थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। 99% हिंदुस्तान की फौजें अच्छी हैं, इसलिए हिंदुस्तान चल रहा है। 99%। हमारी पुलिस में दरअसल पुलिस का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, पुलिस हमारी उल्टा हो रहा है। जैसा नेता कहता है वैसा बेचारे को काम करना पड़ता है। ये स्टेट हो या सेंटर हो, जैसा नेता कहता है मैक्सिमम उसको वैसा काम करना पड़ता है। इसकी एफआईआर सुबह से शाम तक 99% सरपंच से लेकर के एमएलए और एमपी तक पुलिस स्टेशन में शायद सबसे ज्यादा फोन उसको करने पड़ते हैं। इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दो, इसकी मत करो, ये हमारे पार्टी का है, ये हमारा विरोधी है, इसको सबक सिखा दो, इसको भीतर डाल दो, इसको निकाल दो। 99% एक पुलिस वाले से लेकर के माने एक छोटे पुलिस से लेकर के डीजीपी तक यही फोन जाते हैं। बड़े मुर्गी को फंसाना हो तो डायरेक्टर जनरल पुलिस को फोन किया जाता है। मीडियम जो है किसी आदमी को फंसाना हो तो आपको कमिश्नर या एसएसपी से काम चल जाता है, और अपने पड़ोसी को परेशान करना हो तो फिर तो दरोगा ही काम कर लेता है। साहब देख लेना जरा, इसका काम कर देना। बोले क्या सेवा करोगे? बोले इतनी हो जाएगी। और कई बार तो दोनों तरफ से ही सेवा ले लेते हैं, दो उसको डांट मारी, दो उसको डांट मारी, बोले ठीक रहना दोनों। हमारे अच्छा ये बताओ, जो है हिंदुस्तान में पुलिस की जरूरत किसके लिए? सीमा पर तो लड़ती नहीं है पाकिस्तानियों के साथ पुलिस, हमारे साथ बिहेवियर करती है, और अपराधियों को गिरफ्तार करने में डरती है। फिर है किसके लिए पुलिस? नेताओं के लिए है। इसलिए इसका बहुत दिनों से बिल पेंडिंग पड़ा है। अंग्रेजों के वक्त से बने हुए सारे कानून खत्म होने चाहिए। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कोई संविधान और कानून के अनुसार काम करे, और उसके तबादले का अधिकार भी कोई नेताओं के हाथों से छीन लेना चाहिए। उसके लिए कोई एक स्वतंत्र सिस्टम डेवलप करना चाहिए। एक पोस्टिंग के चक्कर में सारी पुलिस का कि तेरा इधर से उधर कर दूंगा 1 मिनट में, बस एक तबादले के अधिकार की वजह से कोई पुलिस काम नहीं कर पाती है, और बहुत सी जगह तो दूसरे काम भी हो जाते। ये तो मैंने पुलिस प्रशासन। अब हमारे एक आईएएस ऑफिसर की असलियत क्या है? एक अंगूठा टेक अनपढ़, खूंटा ठोक, निर्बुद्धि यदि कोई
नेता बन जाता है तो उसको आदेश देता है। माने एक आईएएस ऑफिसर है, एक अनपढ़ आदमी के सामने यस सर, क्या इज्जत है उसकी? एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नेता बनने के लिए जुगाड़ बहुत करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि भी तो होनी चाहिए। सबकी बात में नहीं कर रहा हूं, कई अनपढ़ नेता भी अच्छे हुए हैं, और जितने बड़े घोटाले भी किए पढ़े लिखे लोगों ने ही किए। ये भी एक दूसरा पक्ष है। जितने लाखों करोड़ के घोटाले हैं वो सब पढ़े लिखे लोगों ने किए। कुछ में शिक्षा नहीं है, किसी में शिक्षा है तो संस्कार नहीं। शिक्षा और संस्कार, ये तो मैंने एक ढांचा सा आपको बताया। अब मैं 3 बातें और कह करके फिर अपने को करना क्या है वो बता रहा हूं, जिससे कि हिंदुस्तान बदल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं ये तो कहते हैं हिंदुस्तान बदल जाएगा, ये तो एक सपना है, ऐसे कोई रातों रात बदलता है क्या? अरे बदलता है। एग्रीकल्चर की क्या हालत है? 99% आज हमारी खेती के अंदर जहर इतना डाल दिया गया है, आगे से इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम खुद और हमारी औलादें बीमार हो करके तरफ करके मरने वाली है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जितने भी फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब इतने जहरीले हो चुके हैं। आज माताओं, जहां ज्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है, कुछ कुछ इलाके बचे हुए अभी कहीं कहीं, बाकी तो सब जगह हो गया काम। माताओं के दूध के टेस्ट करते हैं उनके दूध में, और आप सभी लोग अपने खून के अंदर पेस्टिसाइड चेक कराओगे तो 1000 से लेकर के 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1-1 लाख गुना भी जहरीले आपके भीतर जो है कीटनाशक मिल जाएंगे, पेस्टिसाइड्स मिल जाएंगे। एयर पॉल्यूटेड, वाटर, सोयल, सब कुछ। खेती की हालत, आदमी कितना अच्छा, हमने माना कि हमारे पास में जो है समृद्धि आ जाएगी, चलो काला धन आ गया, भ्रष्टाचार मिट गया, व्यवस्था सिस्टम ठीक हो गया, सड़कें अच्छी बन गई, मकान अच्छे बन गए, रोडें अच्छी बन गई, सिस्टम ठीक हो गया, कोई रिश्वतखोरी नहीं हो रही है, और खा आदमी जहर रहा है, तो क्या करेगा? आदमी तो ठीक है, लेकिन जो खा रहा हो तो जहर खा रहा है। आदमी सोना चांदी तो खा नहीं सकता, सड़कों को, मकानों को खा नहीं सकता। इसलिए दूसरा पक्ष ये भी है कि चाहे हम झोपड़ियों में रह लें, लेकिन हवा तो शुद्ध रखें, पानी तो शुद्ध रखें, दूध तो शुद्ध पिए, घी तो शुद्ध खाएं, चैन की नींद तो सोएं, ब्लड प्रेशर तो ना हो, शुगर तो ना हो, हार्ट अटैक ना हो, कैंसर ना हो, किडनी फेल ना हो, लिवर फेल ना हो। अब ये दूसरी हालत। कुछ लोग साधनहीन, दुखी, दरिद्र हैं इस देश में, 80 करोड़ से ज्यादा, 80 करोड़ से ज्यादा साधनहीन, दुखी, दरिद्र हैं, और करीब 40 करोड़ से ज्यादा साधन संपन्न दुखी दरिद्र हैं। साधन तो हैं लेकिन वो भी दुखी। 80 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं सिस्टम क्या होता है, समृद्धि क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, खुशहाली क्या होती है। वो तो बेचारे 2 रोटी से ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं, और 2 रोटी की जुगाड़ में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। मैं देखता हूं गांव के लोग सुबह से शाम तक पत्थर तोड़े, जो है जो कारीगर है वो अपना कोई ईंटों में लगा हुआ है, भट्ठे में लगा हुआ है, खेती में लगा हुआ है, रेत ढोने में लगा हुआ है, जो है लकड़ ढोने में लगा हुआ है, घास काटने में लगा है, फसल में लगा है। 99% लोग तो पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। अब ये जो थोड़े बहुत शहरों में संपन्न लोग हैं, इनकी हालात क्या है? अब बाबूजी का बिजनेस तो है 10-20 करोड़ का, लेकिन एक सेल टैक्स, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाता है और बाबूजी का बीपी बढ़ा के चला जाता है। दूसरे दिन बाबूजी को हार्ट अटैक हो जाता है। ये सिस्टम से परेशान है, फिर खुद से परेशान है। खाने के लिए शाक सब्जी, अन्न शादी ठीक नहीं मिलते तो मोटापा बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कैंसर बढ़ गया। तो हिंदुस्तान की ये स्थिति, इसलिए हमें देश को बदलने के लिए बड़े रूप में सोचना पड़ेगा। देश को बदलने वाली योजनाएं क्या है, मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं। सिस्टम चलता है टॉप से, चीजें ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। पानी ढलान की ओर नीचे की ओर बहता है, पत्ता ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। यह पूरी दुनिया का सिद्धांत है।
पानी कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता, इसलिए बोलते ना भाई कि भैया तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। भैया पानी ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा, तो जो ऊपर हो रहा है उसका नीचे होगा। यदि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री 100% ईमानदार हो जाए तो कम से कम 80% नीचे ईमानदारी आ जाएगी। अब एक चपरासी भी रिश्वत लेता, एक पियून पीएम को देख रहा है, बोलो वो भी तो ले रहा है, वो तो लाखों करोड़ खा रहा है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत। फिर वो क्या कहता है, ये तो मेरा अधिकार है। आजकल उसको नाम भी दे दिया, मैं उसको आपको फैसिलिटी दे रहा हूं, सुविधा शुल्क। भैया फिर नौकरी क्यों कर रहे हो? लेकिन एक पीएम के कैरेक्टर का पीएम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। एक ईमानदार सच्चा देशभक्त प्रधानमंत्री जो देश की भलाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता। आज के अलावा हो ये रहा है कि देश की भलाई के अलावा और सब कुछ सोचते हैं। एक प्रधानमंत्री ईमानदार हो जाए, स्टेट में एक सीएम ईमानदार हो जाए और डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम ईमानदार हो जाए तो सारा काम ठीक हो सकता है। कितने लोग चाहिए? एक सीएम, एक पीएम, और स्टेट हमारी कुल मिला के 35 हैं, छोटी बड़ी, इसमें 20 बड़ी स्टेट है, बाकी छोटी छोटी है। चलो छोटी स्टेट बड़ी स्टेट मान लो, तो कितने? 50 से भी कम टॉप पॉलिटिशियन। जिले कितने? 650। इतने लोग क्या इस देश में अच्छे नहीं हैं? बात यही है, नेतृत्व। नेतृत्व। आज मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, अनपढ़ मां बाप, मुझे पता भी नहीं था कि समाज में नेतृत्व की भूमिका क्या होती है। करोड़ों लोग कैसे एक साथ खड़े होते हैं, किस तरह से देश चलता है, कैसे दुनिया चल रही है, कुछ भी नहीं पता था। आज सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से 2 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। जो मेरे से अंतर से, हृदय से, आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं, 1-2 नहीं, करोड़ों हिंदुस्तान के लोग, उसमें से एक भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता है। इसको कहते हैं चरित्र। क्योंकि मैं नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मांसाहार नहीं करता, दुराचार नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, गलत काम नहीं करता। कहते हैं नहीं, हमारे बाबा ऐसा है, हमको ऐसे रहना है। इसको कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव त्रोचन। लोग बहुत नकारात्मक बातें करते हैं, मैंने कभी नकारात्मक बातें नहीं की, निराशा की बातें नहीं की, आशा और उत्साह की बातें की। क्यों? क्योंकि उसी से देश बनता है। लोग ये मैंने पहले बातें की हैं, अभी भी की हैं कि देश के हालात बहुत खराब है, लेकिन मैं उन हालातों से निराश नहीं हूं। मैं कहता हूं हम भी बदलेंगे, देश भी बदलेगा और हम पूरी दुनिया को बदलेंगे।